वैदिक काल में और महाकाव्य कालों में जो हम रामायण को देख लिया, और रामायण के बाद हम अगला देखेंगे महाभारत काल की। ठीक है। ठीक है। ऋषभ तीर्थ माशद कौशलायम नराधिपः वाजपेयी मनोप्रोति त्रिरात्रो पोषितो नरः। जैसा कि आपको इस श्लोक से यह इंडिकेट हो गया होगा या आपको जानकारी मिल गया होगा कि मैं किस स्थान के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जी, ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ जो महाभारत काल के तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता था, या एक तीर्थ का केंद्र माना जाता था, जिसका अर्थ क्या है जिस श्लोक का बेसिकली कि ऋषभ तीर्थ माशद कौशलायम नराधिपः वाजपेय मनोप्रोत्य त्रिरात्रो पोषितो नरा। अर्थात क्या कि ऋषभ तीर्थ में स्नान कर 3 रात्रि उपवास करने वाला व्यक्ति वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ठीक, इस स्थान का जो समीकरण है वह किस से बैठाया गया? जांजगीर चांपा के निकट शक्ति के गुंजी नामक स्थान से। कहां से? जांजगीर चांपा के निकट शक्ति के गुंजी नामक स्थान से ऋषभ तीर्थ को क्या किया गया? समीकृत किया गया। इस बात का उल्लेख कौन करते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कहा कि महाभारत के वन पर्व में जो श्लोक लिखा हुआ है या श्लोक का जो उल्लेख किया गया है वो किससे संबंधित है? वह गुंजी नामक स्थान से संबंधित है, ऐसा हम इंडिकेट करते हैं। महाभारत काल में अन्य जो स्थल थे या फिर महाभारत में जो अन्य जो तथ्य हैं जिनके माध्यम से हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का संबंध महाभारत काल में किस तरीके से था, क्या क्या जानकारियां हमको प्राप्त होती है, तो उनमें सबसे पहले क्या कि 5 पांडवों में जो सबसे छोटा भाई था सहदेव, सहदेव के जो जीते हुए प्रदेश हैं उन प्रदेशों में एक प्रदेश का उल्लेख मिलता है, क्या? प्राग कौशल। तो प्राग कौशल के एक रूप में हमको यहाँ पे एक स्थान का नाम मिल रहा है, तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि सहदेव के समय पे जो क्षेत्र था वो प्राग कौशल था, या लंबा था वो कौशल रहा होगा, छत्तीसगढ़ का रहा होगा। कर्ण के जो दिग्विजय अभियान थे, तो कर्ण के दिग्विजय अभियानों में जिन जिन जनपदों का उल्लेख आता है उन जनपदों में से एक जनपद कौन सा था? आपका कौशल भी था। ठीक, एक देख लिया हमने क्या, ऋषभ तीर्थ जो संबंधित जो महाभारत काल का तीर्थ है तो वो किससे संबंधित है? शक्ति के गुंजी से संबंधित है। दूसरा क्या देख रहे हैं कि सहदेव के का जो जीता हुआ क्षेत्र है वो प्राग कौशल है, कर्ण का जो क्षेत्र है वो जीता हुआ क्षेत्र जो है वो कौशल है। इसी तरीके से राजन नल, तो राजन नल का से संबंधित कई जो लोकोक्तियां वगैरह भी यहाँ प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, जैसे एक छत्तीसगढ़ का फेमस लोकोक्ति भी है कि राजन नल ऊपर विपत आइस तब भूंजे मछरी दहराम कूदिस। ठीक, तो ये जो उल्लेख आता है तो वो राजा नल के से संबंधित है। तो राजा नल का संबंध हम तो बेसिकली जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से पहले से ही है। तो राजा नल जब दक्षिण दिशा का मार्ग बनाते हैं तो उस समय वो विंध्य के दक्षिण में कौशल राज्य का उल्लेख कर रहे हैं। किसका उल्लेख कर रहे हैं? कौशल राज्य का, यानी कि राजा नल के समय में भी कौशल का उल्लेख हमको मिल रहा है। दूसरा, दक्षिण कौशल के दक्षिण का जो क्षेत्र है वह कांतार कहा गया है महाभारत काल में। क्या नाम जाना गया है? कांतार, जैसे बाद में महाकांतार भी कहा गया है। और रामायण में हमने देखा है कि जो दंडक वन का जो उल्लेख है वो दंडकारण्य के रूप में हमको मिला। जो अरण्य का पूरा जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य था, और हमको रामायण के जो आरण्य कांड है, आरण्य कांड में दंडक वन का हमको उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, ये महाभारत कालीन कुछ प्रमुख तथ्य हैं, लेकिन इसके बाद भी हमको कुछ और चीजें हमको प्राप्त होती है, जैसे मणिपुर। महाभारत कालीन जो यह नाम है मणिपुर, इसका वर्तमान नाम है रतनपुर। हम रतनपुर से इसको इंडिकेट करते हैं कि जो मणिपुर था वो क्या था? रतनपुर था। और मणिपुर जो थी वह राजा मूर्धध्वज और ताम्रध्वज की क्या थी? राजधानी थी। अब स्थानीय परंपराओं में इनके लिए कौन सी बातें प्रचलित थी और कौन से ऐसे एक स्थल और हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उसको आप देखते हैं हम लोग। अब स्थानीय परंपराओं में अलग अलग बातें प्रचलित हैं, जैसे कहते हैं कि एक समय की बात है जब राजा मूर्धध्वज के नगर में एक छद्मवेशी सिंह आया था। उस छद्मवेशी सिंह ने एक मांग की कि
आपके पुत्र, यानी राजा से वो कह रहा है कि आपके पुत्र के को भोजन के रूप में मेरे सामने परोसा जाए। ठीक है, ये सिंह की मांग थी। और राजा की दानशीलता और उसके विषय में उसकी दयालुता के लिए कहा जाता है कि राजा के दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था, कोई भी व्यक्ति वहां से भूखा नहीं जाता थे कहते हैं। और उसी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ईश्वर ने मतलब सिंह का वेश लेकर उसके दरबार में पहुंचे थे, ऐसा कहते हैं। कुछ साधुओं के साथ में, कुछ साधु साथ में थे और उनके साथ वो सिंह था। और ये बातें कहाँ प्रचलित होती हैं? जो छत्तीसगढ़ की कुछ जो गायन परंपरा है, जिसमें जसगीत भी एक गायन परंपरा का वो है, एक विधा है। तो इन कई जसगीतों में इसका उल्लेख किया जाता है कि मोरध्वज के समीप एक छद्मवेशी सिंह आया और उसने उनके पुत्र की मांग की। और उनके पुत्र को जब उसने मांगा तो राजा ने आरे से उसके अंगों को कटवाकर भोजन के रूप में किसके सामने परोस दिया? उस सिंह के सामने परोस दिया। और उसी के बाद से वह जो स्थान है वह आरंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आरंग यानी कि आरे से अंग को काटे जाने के कारण जो है वह आरंग नाम से प्रचलित हुआ। अब देखिए कैसे। ठीक, स्थानीय परंपराओं की बात हम कर रहे हैं जो महाभारत काल में प्रचलित थी या महाभारत कालीन मानी जाती है। तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि मणिपुर। मणिपुर जो वर्तमान में हमें किस नाम से मिल रहा है? रतनपुर के नाम से। इसको इंडिकेट किया गया कि रतनपुर जो था वह तत्कालीन राजा मोरध्वज एवं ताम्रध्वज की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मोरध्वज एवं ताम्रध्वज की राजधानी थी। कौन सी? मणिपुर थी। अब दूसरी जो परंपरा, स्थानीय परंपरा मैंने बताई है, दूसरी जो बातें कही कि जो लोगों में यह कथा प्रचलित है या जसगीतों में इसका उल्लेख किया जाता है वो किससे संबंधित है? आरंग से। यहां आरे से अंग को काटा गया, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? आरंग पड़ा। मोरध्वज के सामने एक छद्मवेशी सिंह ने ताम्रध्वज को भोजन के रूप में परोसने की क्या की थी? मांग की थी। और तब फिर क्या किया था? राजा ने अपने पुत्र को आरे से चिरवा दिया था या आरे से कटवा दिया था और किसके सामने परोसा? एक छद्मवेशी सिंह के सामने परोस दिया था। छद्मवेशी सिंह के सामने परोस दिया था। और आगे ये कहा जाता है कि बाद में जब राजा ने विलाप किया कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी है, लेकिन उसने अपना कर्म पूरा किया था। अपनी जो उसकी कथनी थी कि वो उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, उस बात को उसने पूरा किया था। तो बाद में ईश्वर ने प्रसन्न होकर वापस उसके पुत्र को लौटा दिया था। ऐसी जो परंपराएं और कुछ कहानियां जो है प्रचलित हैं इसके विषय में। इसके अतिरिक्त और भी जो बातें हैं अलग, अर्जुन जो हम जानते हैं कि महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है, तो अर्जुन का जो पुत्र था इसका नाम था भब्रुवाहन। भब्रुवाहन की राजधानी भी इस क्षेत्र में थी छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम क्या है? चित्रांगदपुर है। जिसका नाम क्या है? चित्रांगदपुर। ये प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछता है कि अर्जुन की या भब्रुवाहन की राजधानी कौन सी थी? तो ये एक आपका आंसर क्या हो गया? चित्रांगदपुर हो गया। दूसरा आरंग को पूछता है कि मोरध्वज और ताम्रध्वज की नगरी किसे कहा गया है? आरंग को कहा गया है। और मणिपुर से तादम्य किस किया गया है? रतनपुर से किया गया है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि स्थानीय परंपरा के अनुसार जो है मणिपुर का उल्लेख आता है जो वर्तमान रतनपुर है। दूसरा मोरध्वज की नगरी के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? आरंग का उल्लेख किया है। जिससे क्या घटना संबंधित है? क्योंकि आरे से अंग को काटा गया था, इसलिए यह क्षेत्र आरंग के नाम से प्रचलित है। उसके बाद भब्रुवाहन जो है उसकी राजधानी क्या थी? चित्रांगदपुर थी। इसके बाद एक उल्लेख और आता है कि महाभारत काल में आप लोगों को ध्यान में होगा कि दुर्योधन ने एक लाख का महल बनाया था, या जिसे हम लाछा गृह कहते हैं। ठीक, दुर्योधन द्वारा निर्मित लाछा
गृह या इसे लाख का घर कहा जाता है, लाख का महल या लाख का घर। तो इसके लिए कहा जाता है स्थानीय परंपरा के अनुसार कि दुर्योधन ने जो लाछा गृह बनाया वो छत्तीसगढ़ में था, और वो कहाँ से संबंधित किया गया उसे, खल्लारी से। और खल्लारी कहाँ है, महासमुंद में। खल्लारी महासमुंद, यहां से इसे क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि खल्लारी महासमुंद में क्या था, लाछा गृह था, जिसको किसने बनवाया था, दुर्योधन ने बनवाया था। और इसके पीछे का षड्यंत्र आप सभी जानते हैं कि पांडवों की हत्या करने के लिए इस महल को बनाया गया था, ताकि वह अपने प्रवास के समय, अपने कहना चाहिए कि जब उनको वनवास मिला था तो उस समय पे वो क्या कर सके, वहां पर कुछ समय बिता सके, इसलिए। ठीक, ये एक बात हो गई। अब इसी के साथ साथ में इस समय के जितने भी और भी पौराणिक जो साहित्य हैं, उन साहित्यों में भी छत्तीसगढ़ के कई पर्वतों और नदियों का उल्लेख हमको मिलता है लगातार। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्या कि पिछले 2 वीडियोस को और अभी इसको, तो हमें वैदिक काल में हमको कहाँ कहाँ क्या किन किन चीज़ों से हम छत्तीसगढ़ को इंडिकेशन मिल रहा है, या छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ से हमको संकेत मिल रहा है, कौन कौन से स्थल इस क्षेत्र से संबंधित था। दूसरा, रामायण में भी हमने देखा कि रामायण में प्रमुख कौन कौन से ऐसे 8-9 स्थल थे, या जहाँ पे हमको प्रमुख रूप से रामायण की कुछ घटनाओं का विवरण मिलता है। महाभारत काल में भी हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो महाभारत कालीन हैं, है ना। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का संबंध वैदिक काल के वैदिक साहित्यों में भी था, और महाकाव्य के जो प्रचलित रामायण और महाभारत हैं उनसे भी इनका संबंध था। और विभिन्न घटनाएं छत्तीसगढ़ की धरती पर लिखी गई हैं, और इन्हीं के साथ में गौरवमय इतिहास की रचना भी होती है। तो हमारे ये 2 टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगला भी जो टॉपिक होगा वो हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के आगे का समय देखेंगे, जिसमें हम महाजनपद काल के उदय और उसके बाद जितने भी राजवंश हुए, उन राजवंशों के उदय के साथ साथ में छत्तीसगढ़ का संपर्क कैसे हो रहा था, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।